वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईडी पर एफआईआर, वित्त मंत्री पर एफआईआर, ईडी पर एफआईआर। मोदी करेंगे करप्शन स्वीकार, डरा धमकाकर इलेक्टोरल बॉन्ड से ली रकम। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश आज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करप्शन लेने की बात, करप्शन करने की बात अब एक साबित केस हो चुका है। कोर्ट में साबित होना बाकी है, लेकिन एक ऐसी अदालत जो जनप्रतिनिधियों को सुनने के लिए बनी होती है, उस अदालत ने अगर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया है, अगर उस अदालत ने यह आदेश दे दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, जो अभी ईडी है उनका नाम राहुल नवीन है और इससे पहले मिश्रा जी हुआ करते थे, संजय मिश्रा जी, लेकिन अभी ईडी पर एफआईआर दर्ज हुई है। जो पदेन उस पद पर होते हैं उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये जो खबर है, ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री के खिलाफ एक ऐसी अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया है जो जनप्रतिनिधियों को सुनने के लिए विशेष तौर से बनी हुई है। और इसके बाद क्या होना चाहिए? अगर एक आम आदमी किसी दूसरे आम आदमी पर एफआईआर दर्ज करता है तो ये एक अलग मसला होता है, लेकिन एक अदालत जब आदेश देती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इस बात के लिए की जाए कि वित्त मंत्री ने, ईडी ने सब मिलकर के एक्सटॉर्शन किया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए, चंदे के नाम पर एक्सटॉर्शन किया, डराया धमकाया और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे लिए। तो क्या ये बात छोटी है? अब तक, इससे पहले तक विपक्ष लगातार कहता रहा कि सीबीआई, ईडी, आईटी इसका इस्तेमाल, ये एक्सटॉर्शन गिरोह बन चुके हैं, एक्सटॉर्शन गिरोह, इनका इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। तो लोग इसको जुमला समझते थे, सबूत लाओ बोलते थे कि ये गलत है, लेकिन जो पैटर्न होता था कि चुन चुन करके केवल अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती थी, सीबीआई वहीं जाती थी जो अपोजिशन के लीडर के घर होते थे। तो वो पैटर्न बहुत सारी बातें बयां करता था और वो पैटर्न बहुत खतरनाक पैटर्न था। जब जब चुनाव आता है, जिस स्टेट में चुनाव होता है, वहां पर ईडी, सीबीआई, आईटी सक्रिय हो जाती है, उन नेताओं के घर सक्रिय हो जाती है जिन नेताओं के का इलेक्टोरली महत्व होता है, चुनावी सियासत में महत्व होता है। वो डर करके अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है तो ठीक है, और नहीं तो उसके ऊपर ये एजेंसियां काम करती हैं। इसी तरीके से ये जो तमाम पेगासस और टेलीफोन टैपिंग और दूसरी चीजें जो इस सरकार ने की है अपने ही नेताओं पर, अपने ही सरकारी मंत्रियों पर, सरकारी अफसरों पर, विपक्ष के नेताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, सबके खिलाफ जो जासूसी की, उससे मिले हुए तथ्यों के आधार पर और भी तरीकों से इन्होंने पता लगा लिया कि इस देश में कौन कौन कारोबारी है जो हमें चंदा नहीं देता है और अपोजिशन को चंदा देता है, या हमें थोड़ा चंदा देता है, अपोजिशन को ज्यादा चंदा देता है, या फिर अपोजिशन को भी क्यों चंदा देता है। इस हिसाब से उन्होंने सूची बना करके हर स्टेट में चंदा देने वालों का दोहन किया, उनके ऊपर केस ला दे, उनको बताया कि आप हमें चंदा दो, बात फ्री हो जाओगे। और ऐसे बहुत सारे मामले जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ था तो तारीख के साथ मीडिया में बताया गया था कि कितनी कंपनियों ने जिसके खिलाफ छापे पड़े
छापे पड़ने के बाद चंदा दिया, या फिर चंदा देने के तुरंत बाद उनके ऊपर से केस हटा लिए गए। ऐसे बहुत सारे मामले आए, उजागर हुए, फिर भी उसकी जांच के लिए कोई कहीं आवाज विपक्ष की आवाज कोई सुनी नहीं रहा है। न्यायालय सोया हुआ है, और उसके बाद अदालतें सोई हुई तो है ही अदालत ना, अदालतें सोई नहीं रहेंगी तो ये चीजें होंगी कैसे। हम इस बात में खुश हो जाते हैं कि अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध ठहरा दिया, हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जारी करा दिए, ये अदालत का कर्तव्य था। लेकिन जिन लोगों ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू ही इसलिए किया कि सारे चंदों पर उसका एकाधिकार हो जाए, अपोजिशन को निहत्था कर दिया जाए, उसको चंदा ना मिले, और इसके लिए अपराध किए गए, और वो अपराध आज सामने है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है देश की, उनके ऊपर अदालत एफआईआर करने का आदेश दे रही है, और ये मुख्य धारा की मीडिया से ये खबर गायब है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगहों पर देखा कि कहां कहां खबरें हैं, 2-3 जगह पर खबरें मिली हैं, हम आपको स्क्रीन पर लाते हैं। वो स्क्रीन पर आप देखिए, पहली खबर इंडियन एक्सप्रेस में दिख रही है, हालांकि हेडलाइन नहीं है, हेडलाइन तो हिजबुल्लाह और दूसरी चीजें चल रही है। बीबीसी में छपी खबर है, आप देखिए, निर्मला सीतारमण पर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज, क्या है पूरा मामला। और ये दैनिक भास्कर में देखिए, ये खबर है कि बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। लेकिन जिस प्रमुखता के साथ ये खबर आनी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए, उसका सर्वथा अभाव नजर आता है। और निश्चित रूप से इतनी 2-4 हेडलाइन हमने 2-4 अखबारों में देख ली, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि खबरें दिख रही हैं। अब हम इस खबर को थोड़ा समझाना चाहते हैं, जो छपी हुई खबर के आधार पर समझाना चाहते हैं, ताकि ये गफलत ना हो कि कोई गलत रिपोर्टिंग, गलत बात हमने कर दी है। आप देखिए, विश्लेषण फिर हम करते हैं, खबर तो जानना जरूरी है। खबर देखिए क्या छपा, खबर ये छपी है कि, मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लूं, हाँ, खबर ये छपी है कि बेंगलुरु के जनप्रतिनिधियों के लिए नामित मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने यह फैसला आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनाया था। आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष हैं। उन्होंने मार्च में स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के अगले ही दिन यानी शनिवार दोपहर करीब 3 बजे एफआईआर दर्ज की गई। अब जेएसपी एक ऐसी संस्था है जो ऐसे और बाकी मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को उठाती है। अब इस बात को समझिए कि ये जो खबर है कितनी गंभीर खबर है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, कोर्ट ने मार्च में कोशिश की गई थी एफआईआर दर्ज कराने की, मार्च अदालत में मूव किया गया, और अब अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कितना बड़ा सवाल है। ईडी जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग रोकना है, देश के लेवल पर जो माफिया गिरोह होते हैं उन पर काम करना है, उसके खिलाफ काम करना है, ये ईडी स्वयं सत्ताधारी दल के साथ मिलकर के देश की वित्त मंत्री के कहने पर ये ईडी या अपनी मिली भगत से, क्योंकि दोनों के खिलाफ एफआईआर है, इस हिसाब से मैं कहता हूं कि दोनों मिल करके स्वयं एक्सटोर्शन कर रहे थे, खुद धमकी दे रहे थे और पैसे वसूल रहे थे। ये मामला सामने आया है। अब क्या इस मामले में वित्त मंत्री, क्या प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए कि आपकी सरकार में आपके वित्त मंत्री ने, आपकी ईडी ने ये कुकर्म किए हैं, ये इस कुकर्म के आरोप हैं। आप कहेंगे हर बात में प्रधानमंत्री को कैसे लाया जा सकता है। ध्यान दीजिए ईडी के बारे में, ईडी का किस तरीके से दुरुपयोग किया है कि एक ही व्यक्ति को लगातार ईडी के पद पर बनाए रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको एक्सटेंशन देने के फैसले को गलत भी ठहराया और फिर फाइनली गलत ठहराया,
लेकिन पहले भी आपत्ति जताई, फिर इजाजत भी दी, वो सारी चीजें। लेकिन अगर उसका क्रोनोलॉजी हम आपको बताएं कि जो घटनाएं घटी थी, कि इससे पहले अभी जो ईडी है, इससे पहले जो ईडी थे संजय मिश्रा, उनका पहला कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, 2018 में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो जब कार्यकाल खत्म होने वाला था तो मोदी सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया। फिर 13 नवंबर 2020 को आदेश जारी हुआ था और राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश में बदलाव किया और उसको मंजूरी दी और 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया। 2 साल का कार्यकाल 3 साल का हो गया, क्षमा कीजिए, 2 साल का कार्यकाल 3 साल का हो गया। यानी राष्ट्रपति को भी इन्वॉल्व किया गया, इन्वॉल्व होना पड़ता है। सरकार के इस फैसले को एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि क्यों, कैसे आपने बढ़ाया कार्यकाल। तो सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। इसमें संजय मिश्रा को पहले एक्सटेंशन को बरकरार रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मिश्रा को अब इस पद पर और एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाएगा। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक्सटेंशन बेहद कम समय के लिए, अपवाद स्वरूप या इमरजेंसी की स्थिति में ही दिया जाए। कितना स्पष्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने पहली बार जब एक्सटेंशन दिया, 2 साल पूरा हुआ 18 से 20 में, 2018 से 2020 में, तो उसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया। किसी ने चुनौती दी, चुनौती में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक्सटेंशन अपवाद में होना चाहिए, बहुत इमरजेंसी हो तब होना चाहिए और इनको अब दोबारा एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने संजय मिश्रा को 2 और एक्सटेंशन दिए। आप समझिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि संजय मिश्रा को बार बार एक्सटेंशन दिए जा रहे थे। और उस दौर को भी याद कीजिए, 2018 के बाद ईडी का व्यवहार कैसा रहा और किस किस के खिलाफ मुकदमे हुए, किस किस अपोजिशन के लीडर को परेशान किया गया, सारा इतिहास सामने रखी, समझ में आ जाएगा कि संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है 2018 से ऑनवर्ड, पहले 1 साल का एक्सटेंशन, फिर 2 बार और एक्सटेंशन लगातार दिया गया। 2021 के शीतकालीन सत्र में दरअसल ये एक्सटेंशन देने के लिए भी आप ये सवाल उठता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया कि एक्सटेंशन आप मत दीजिए, एक नहीं दे सकते, तो फिर कैसे किया सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने क्या किया कि 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करने के लिए अध्यादेश लेकर के आ गई। यानी देखिए, एक्सटेंशन देने के लिए अध्यादेश लेकर के आ गई सरकार संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने के लिए। 2021 के शीतकालीन सत्र में 2 बदलाव हुए, एक दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना संशोधन एक्ट 2021 और दूसरा केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन एक्ट 2021। पहला कानून सीबीआई के डायरेक्टर से जुड़ा हुआ है और दूसरा कानून ईडी के डायरेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन दोनों बिलों के पास होने के बाद सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, जब तक पद पर बैठे व्यक्ति के कार्यकाल की अवधि 5 साल न हो जाए। इसके पहले तक इन पदों की कार्यकाल की सीमा 2 साल थी। यानी पहले 2 साल इस पद पर रख सकते थे, अब 5 साल तक रह सकते हैं और कार्यकाल को वो बढ़ाते रह सकते हैं। इस तरह का संशोधन लेकर आ गए और सुप्रीम संजय मिश्रा को फिर दे दिया गया एक्सटेंशन। अब उसके बाद कोर्ट में फिर से ये मामला गया, तो आखिरकार फरवरी में ऐसा ये हुआ 2021 में, क्षमा कीजिए 2021 ही था, एक्सटेंशन दिया गया था जिसके तहत। लेकिन 9 मई 2023 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी सुनवाई की थी और उसके बाद में एक फैसला दिया था और कहा था कि संजय मिश्रा किसी राज्य के डीजीपी नहीं है, वो एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जांच की निगरानी कर रहे हैं और निदेशक पद पर उनका बना रहना देश हित में जरूरी था। ये सरकार का तर्क था, क्षमा कीजिए, फैसला नहीं था, सरकार का तर्क था। और साथ ही एफएटीएफ की समीक्षा हो रही है, ऐसे में कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। हालांकि नवंबर 2023 के बाद उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, ये भरोसा दिया और उसके बाद ये मामला इस तरीके से। मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया इस ईडी के मामले को लेकर के, लेकिन ये बताने के लिए हमने समय लिया कि सरकार का ईडी को लगातार एक्सटेंशन देना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक्सटेंशन देना और उस आदेश का पालन अवमानना न हो इसके लिए संशोधन लाना
और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ईडी का खास मकसद से दुरुपयोग किया जा रहा था और वो अपोजिशन के खिलाफ दुरुपयोग हुआ। ये बातें प्रूव हुई हैं और इसका एक क्रोनोलॉजी है, एक घटनाक्रम है जिसके हिसाब से ये बातें साबित होती हैं, दिखाई देती है, साबित होती दिखाई देती है। लेकिन वित्त मंत्री इस मामले में इन्वॉल्व होंगी, ये बात जो है बहुत बड़ी बात है। अब तो ये साफ लगता है कि वित्त मंत्री क्या दूसरे मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसकी जांच, जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के संदिग्ध मामले हैं, संदिग्ध यानी कई तरीके से संदिग्ध मामले हम परख सकते हैं, जिसकी औकात नहीं है वो औकात से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे रहा है, संदिग्ध मामला है कि नहीं है? जेल से छूट जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं, मामला खत्म हो जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं। इस तरह के जो केसेस रहे, उन केसेस को संदिग्ध माना जाना चाहिए कि नहीं और संदिग्ध मान करके एक्शन होना चाहिए। जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात होती है, इसमें छिपे करप्शन, एक्सटॉर्शन की बात होती है, सत्ताधारी दल एकमात्र एक किस्म का दलील लेकर के आ जाता है, बीजेपी एक किस्म की दलील देती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे तो अपोजिशन ने भी लिए। तो अपोजिशन ने क्या ईडी का इस्तेमाल किया? अपोजिशन ने क्या सीबीआई का इस्तेमाल किया? अपोजिशन के पास ये संस्थानें थी। एक्सटॉर्शन का काम किसने किया? इलेक्टोरल बॉन्ड अगर व्यवस्था है तभी तो ले रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था ही सत्ताधारी दल को फेवर करने के लिए लाई गई, इसको बरकरार रखा गया, बनाया गया और इसको राजनीतिक बहस का मुद्दा बना करके इसकी जो ऑफिशियल जांच होनी चाहिए उस पर पर्दा डाला जाता है, उसकी पर्देदारी की जाती है। यह गंभीर मामला है। अब ये करप्शन का खुला मामला, क्या नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे कि ये करप्शन हमको मंजूर है, ये करप्शन चलते रहना चाहिए? कुछ बीजेपी के नेता कहते हुए सुन रहे कि निर्मला सीतारमण ने अपने लिए पैसा नहीं लिया, दूसरी पार्टी के लोग तो अपने लिए लेते हैं। तो अपने लिए नहीं लिया तो किसके लिए लिया? किसके लिए लिया ये बताना पड़ेगा। बंगारू लक्ष्मण ने बीजेपी के लिए लिया था, अफसोस की सजा सिर्फ बंगारू लक्ष्मण ने भुगती, बीजेपी ने नहीं भुगती। यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है जो कहते हैं कि हम आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वो किसी और नाम से आ जाता है, इसलिए हम व्यक्ति पर, संस्था पर भी हम प्रतिबंध लगाते हैं और व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं ताकि वही व्यक्ति दूसरा संस्थान खोल करके ऐसे काम न कर सके। लॉजिक दिया जाता है। इस मामले में क्या होगा? जब बीजेपी सरकार का वित्त मंत्री एक्सटॉर्शन करने के आरोप में उसके ऊपर में एफआईआर लगेगा तो क्या उसको एक पल भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार है क्या? एक पल भी? आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, मुद्रा दोहन कर रहे हैं, आप अपने लिए ना कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं भगवान जाने। बताना पड़ेगा कि किसके लिए ये एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। ये दलील नहीं चलेगी कि निर्मला सीतारमण अपने लिए एक्सटॉर्शन नहीं कर रही। ये बात समझनी पड़ेगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इस बात को, इस मुद्दे को नहीं पकड़ा गया तो फिर ऐसे मामले और आते रहेंगे और कहेंगे उस मामले में कुछ नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा। इस तरह की चीजें हम आदी हो जाएंगे, करप्शन के खुले आरोपों को भी देखते रहने के आदी हो जाएंगे। हम में प्रतिकार करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस मामले को बोलना बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए, बोफोर्स का मामला था, वो झूठे कागज, वो झूठी बातें जिसके आधार पर राजीव गांधी पर एक के बाद एक आरोप लगाते चले गए। वो स्विस बैंक से आए हुए कागज में पॉकेट से निकालता हुआ झूठा कागज था, लेकिन उन झूठी बातों पर भी वो सरकार कुर्बान हुई थी। राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था और बोफोर्स के मामले में कुछ निकला नहीं था। लेकिन इस मामले में आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? इस्तीफा आपको ही नहीं, पूरी सरकार को देना चाहिए। आपको लग सकता है मैं गैर जरूरी बात बोल रहा हूं। गैर जरूरी क्या होता है? जिस देश का वित्त मंत्री एक्सटॉर्शन करते हुए पाया जाए या उस पर
एफआईआर दर्ज हो, उस देश की सरकार को रहने का क्या हक है? क्योंकि सरकार, आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री को पर कुछ आंच आती है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग होता है। क्यों? क्योंकि ये अलाइंड होते हैं, सरकार का चेहरा होते हैं प्रधानमंत्री। और एक भी मंत्री अगर इस तरीके से, वो भी वित्त मंत्री, भाई दो, कम से कम तीन जो प्रमुख विभाग है, रक्षा, गृह, वित्त और विदेश, चार जो प्रमुख विभाग है, इसको तो आपको पाक साफ रखना ही पड़ेगा। ये कोई छोटे मोटे विभाग नहीं है। वित्त मंत्री अगर उन पर आंच आ गई, सवाल उठ गए, तो देश में बाकी करप्ट लोगों का क्या होगा? क्यों नहीं उनका मनोबल बढ़ेगा कि जिस देश का वित्त मंत्री पर ही मुद्रा दोहन करने का आरोप है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? हम लोग तो उसी चेन में हैं, कह सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी सामने आई है, और इसके खिलाफ राजनीतिक दलों को सड़क पर उतरना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच की मांग करनी चाहिए, वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, और समूचे इसका जो ट्रेल है कि किसने कहा किया, इसमें हो सकता है कि कोई कांग्रेस का भी नेता फंसे, हो सकता है कि कोई रीजनल पार्टी का भी नेता फंसे, लेकिन कोई भी फंसता हो, इस आधार पर सत्ताधारी दल को छूट नहीं दी जा सकती। वो तो चाहेंगे कि भले विपक्ष का भी एक दो नेता आके इसमें फंस जाए। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई बड़ा चोर डकैत चोरी डकैती करता है, तो वो क्या करता है कि जो आसपास के लोग हैं, जो कभी आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो चोरी की हुई रकम का, डकैती की हुई रकम का कुछ हिस्सा उनको देते हैं, पार्टी कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने क्राइम में, ताकि जब कभी भी आंच आए तो कोई आवाज उठा ना पाए। तो क्या इस आधार पर इस सत्ताधारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जिसने पूरे देश का जो पैसा है एक तरफा अपने पास कर लिया और अपोजिशन पार्टी को कमजोर बना दिया, उनको क्या इस तरह की लूट करते रहने की इजाजत दी जानी चाहिए? इसके खिलाफ आवाज उठाना आज आपका, हमारा, सबका एक कर्तव्य बन गया है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेकर फिर से वापस आऊंगा इस मुद्दे पर। अनुज कुमार जी लिख रहे हैं, डंका बिक गया मोदी जी, डंका बज गया मोदी जी। कर्णपाल जी कह रहे हैं बीजेपी हारेगी उस दिन मोदी से लेकर छुट भैया तक सारे जेल में होंगे। कर्णपाल जी लिख रहे हैं हिस्ट्री में सबसे भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया। आगे लिख रहे हैं अजीत कटारिया जी, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। इसी नारे के तहत ये इलेक्टोरल बॉन्ड ने काम किया। राठौर जी लिख रहे हैं प्रेम जी क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले यूएस कोर्ट का समन, अब बेंगलुरु कोर्ट का एफआईआर का ऑर्डर। देश को लूट कर खा रहे दीमक की तरह, भगवान ही बचाए हमारे मुल्क को। ये कह रहे हैं यूएस कोर्ट से जो समन आया है, हमारे एनएसए को आया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, उनके खिलाफ में अमेरिका अदालत से समन आया है। अब हमारे देश की अदालत वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दे रही है। यही बात राठौर जी कर रहे हैं। अजीत कटारिया जी लिखते हैं सिर्फ लूट नहीं रहे, लोगों को मार भी रहे हैं। ये भी और खतरनाक बात है। मुकेश निहाल जी कह रहे हैं मोदी क्यों एक्सेप्ट करेगा कि करप्शन हुआ है, वो तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा टाइप का है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। राठौर जी लिख रहे हैं पीएम पर भी एफआईआर होनी चाहिए। प्रेम जी जांच कौन करेगा, सभी बिक गए हैं, किस और किसकी जांच कौन करेगा, सारे चोर हैं ऊपर से नीचे तक। अरुण सिन्हा जी लिख रहे हैं ईडी एंड शिवा रामाकृष्णन शुड बी जेल्ड। और कुमार राज जी लिख रहे हैं पीएम, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए डोभाल, टैनी, स्मृति, ब्रिजभूषण ईडी कोर्ट में हाजिर हो। ये सारे सवाल आप सबकी ओर से हैं, और मैं मुकेश जी से किया लेता हूं प्रतिक्रिया। कुछ नहीं होना हुआना है, नहीं है सरकार, सारी बिकी है कॉर्पोरेट से नीतीश नायडू। आगे पायल जी
लिख रही हैं, पूजा यादव लिख रही हैं, नरेंद्र मोदी की सबसे पहले जेल होनी चाहिए भ्रष्टाचार। और विजय पटेल लिख रहे हैं, हमारे देश में कोई देशभक्त नहीं, साथ में बैठे लोग दिखावे के देशभक्त हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हैं, वो एक सत्य है। और पूजा यादव जी लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरा कांत वाला फैला दिया देश में, चौखट नरेंद्र मोदी पूरे देश खा गया। चलिए, कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। लेकिन पूजा आगे लिख रही, नरेंद्र मोदी जेल हाजिर हो, जेल में हाजिर हो। आगे विजय पाल पटेल जी लिख रहे हैं, देश में सब चोर लुटेरों की जमात एक हो गए हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हैं, वो एक सत्य है। कर्णपाल सिंह लिख रहे हैं, खेत की बाढ़ ही खेत को खाए तो रखवाली कौन करेगा। अच्छा, खेत को की रक्षा करने वाले ही जब खेत को खाने लगे तो रखवाली कौन करेगा। मैं लौटता हूं खबर पर, और खबर को जिस तरीके से कवर किया गया है उसको मैं फिर से स्क्रीन पर लाता हूं। ये बीबीसी की ही रिपोर्ट का हिस्सा है। उसमें आगे लिखा गया है कि इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। इसकी चर्चा अभी तक हमने नहीं की। बीजेपी के अध्यक्ष भी इसमें नामित हैं, कर्नाटक के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसमें राज्य में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कातिल और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। जेएसपी के वकील एम बालन ने बीबीसी हिंदी से कहा है, निर्मला सीतारमण और ईडी निदेशालय सूत्रधार हैं। बड़ी बात, जबकि नड्डा और विजेंद्र इसमें सहयोग करने वाले हैं। मूल सूत्रधार कौन है? निर्मला सीतारमण और ईडी। ये वकील कह रहे हैं, जो याचिका करता है उनकी तरफ से जो वकील है उनका कहना है। कोर्ट को दी गई शिकायत में कहा गया है, आरोपी संख्या 1 यानी निर्मला सीतारमण ने आरोपी संख्या 2 यानी ईडी की गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी संख्या 3 यानी नड्डा और कर्नाटक राज्य में आरोपी संख्या 4 कतील के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद की। यानी आरोपी नंबर 1 और 2 ने मिलकर के 3 और 4 के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद की। इतना बड़ा आरोप है, फिर मैं आऊंगा और भी इस आरोप को आगे पढ़ूंगा, लेकिन ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये बंगारू लक्ष्मण के केस से बहुत बड़ा आरोप है। बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने एक ऐसी डील की रिश्वत लेते पकड़े गए जो डील फर्जी थी, जिस डील को पत्रकार ने कपोल कल्पित ढंग से बनाया और उसको राजी करवाया बीजेपी अध्यक्ष को, और पेशगी के तौर पर जो वो 1 लाख या 5 लाख रुपए जो दिए थे उसका कैमरे से शूटिंग किया, और उसके बाद उस कपोल कल्पित आरोप में भी उनको सजा हुई, क्योंकि रिश्वत की रकम तो वो ले ही रहे थे। लेकिन ये आरोप कपोल कल्पित नहीं है, ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये सीधा आरोप है बीजेपी के अध्यक्ष और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष, इन दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ईडी ने मिल करके ये भया दोहन किया और रकम वसूल कर दिए। ये आरोप है, और इस आरोप पर अगर FIR हो रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी खबर है जिसको मीडिया दबाने का प्रयास कर रहा है। इसमें प्रधानमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए, वित्त मंत्री को तो पल भर भी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं रह जाता है। देश की अर्थव्यवस्था ऐसे व्यक्ति के हाथ में कैसे सुरक्षित रह सकती है जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन के आरोप हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और प्रतिक्रियाएं मैं लेता हूं। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। विजय पटेल जी लिख रहे हैं, इस देश में कोई, ये तो मैं पढ़ चुका था शायद। पुष्प राज सिंह लिख रहे हैं, सर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी के साथ जेल में डाल देना चाहिए, यही लोग मोदी की मदद करते हैं। विजय पटेल लिख रहे हैं, देश को उदय लग गई है, सत्ता पक्ष के रूप में देश को खोखला बनाने में लगे हैं, वो एक सत्य है, नजर लग गई है कहना चाहते हैं। अफरोज बेगम लिख रही है कि मोदी हो या उसके MP कोई भी हो, जांच हो, NS और जो भी लोग हैं सबको FIR करके जेल में डाल जाएगा, सब मिल के मलाई खा रहे हैं, घोटाला है।
और नुसरत खान लिख रही हैं मोदी वर्ल्ड का टॉप 10 अपराधी है, गूगल सर्च कर लो। तो ये प्रतिक्रियाएं लगातार हमारे पास आ रही हैं। और विजय पटेल लिख रहे हैं देश में सब चोर लुटेरों की जमात एक हो गए हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हैं। अब मैं शिकायत का एक और हिस्सा सामने आपके सामने लाता हूं, जो अखबार में छपी है, मैं वही बता रहा हूं, इसलिए मैंने स्क्रीन पर रखा है ताकि हमसे भी बोलने में, एक्सप्रेस करने में कोई गलती ना हो। शिकायत में कहा गया है आरोपी नंबर 1 ने विभिन्न कॉरपोरेट्स, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहां छापा मारने, जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने के लिए आरोपी नंबर 2 की सेवाएं ली, यानी ईडी की सेवाएं ली। आरोपी नंबर 1 यानी सीतारमण की ओर से की गई शुरुआत से आरोपी नंबर 2 की छापेमारी के डर से कई कॉरपोरेट और धन कुबेरों को कई करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिससे आरोपी नंबर 3 और 4 ने भुनाया। शिकायत में 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का दावा किया गया है। शिकायत में एल्यूमिनियम और कॉपर की दिग्गज कंपनी मेसर्स स्टरलाइट एंड मेसर्स वेदांता कंपनी का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और नवंबर 2023 के बीच 230.15 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए। अब ये इससे ज्यादा स्पष्ट मामला और क्या होगा, ये सारी बात जो है शिकायत के तौर पर जो अदालत के सामने लाई गई, जो थाने में शिकायत नहीं ली गई, अदालत ने सुनी, अदालत ने फौरन एफआईआर करने का आदेश दिया और आज दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। जो ईडी दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती थी, जिस ईडी ने उसकी करनी, जिस ईडी की वजह से अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को जेल में रहना पड़ा, उस पीएमएलए एक्ट का सहारा लेकर के बारंबार अदालती प्रक्रियाओं में उलझा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया जैसे नेता जेल में रहे, वो ईडी आज स्वयं मुद्रा दोहन के आरोप में एफआईआर का सामना कर रही है। क्यों नहीं इस ईडी को भंग कर दिया जाए? इस ईडी को रहने का क्या हक है? क्यों ये देश की केंद्रीय संस्था, सरकार के, जनता के पैसे से पल रही है संस्था, जनता के खिलाफ ये भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार करने में केंद्र सरकार की मदद कर रही है, ऐसी ईडी को क्यों नहीं भंग कर दिया जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल भी हम उठा रहे हैं। वित्त मंत्री का तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? नरेंद्र मोदी को सामने आकर क्यों नहीं कहना चाहिए कि हम जीरो टॉलरेंस हम करप्शन पर रखते हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करते हैं? ऐसा आदेश क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को आकर के बोलना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं और हम शर्म के मारे कुर्सी पर बने नहीं रह सकते, हम इस्तीफा देते हैं, क्योंकि हमारी सरकार के वित्त मंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं एक्सटॉर्शन के लिए। ये मामला है, इस मामले को जुबान देने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है और जोर से सबको बोलने की जरूरत है, सबको बोलने की जरूरत है। आपकी एक एक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, आप ये समझ लीजिए। नजीर मलिक जी लिख रहे हैं, प्रेम जी अभी तो इब्तदा ए इश्क है, अभी तो नॉन बायोलॉजिकल बाबा को भी अंदर जाना है, चुनाव खत्म होने दीजिए। शबीर लिख रहे हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पैसा कितना भी हो सब हजम। ये चुनाव लड़ते समय आपको ध्यान होगा कि निर्मला सीतारमण ने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। तो हमने भी कहा था कि ऐसा हो सकता है, निर्मला सीतारमण के पति विद्वान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री होने से घर में पैसे हों। इतने पैसे आजकल करोड़ों रुपए लगते हैं चुनाव लड़ने में, जिससे चुनाव लड़े जा सके। लेकिन फिर भी बीजेपी जैसी पार्टी आगे आकर ये बोल ना सकी कि निर्मला सीतारमण जी ये क्या बात हुई, पैसे का इंतजाम पार्टी करेगी, आपको चुनाव लड़ना है, ये आवाज कानों तक नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि निर्मला सीतारमण को पता था कि हम चुनाव जीते ना जीते वित्त मंत्री हम बने रहेंगे। इसको कहते हैं कोटरी।
सब सारे पापी एकजुट हो जाते हैं, सारे करप्शन करने वाले एकजुट हो जाते हैं, उनको हटाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। निर्मला सीतारमण को पता था मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगी तो फिर से दोबारा वित्त मंत्री मुझे बनना ही है, क्योंकि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए इनको यूं ही जुगाड़ करके थोड़े दिए हैं, ईडी का इस्तेमाल करके डरा के धमका के हमने हजारों करोड़ रुपए जो बीजेपी को दिए हैं, ये क्या हमें चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए विश्वास था उनको, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ये है आज की तारीख में उस चुनाव नहीं लड़ने के फैसले का मतलब। मैं आपके सामने आगे और प्रतिक्रिया लेकर आता हूं कि सर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी के साथ जेल में डाल देना चाहिए, ये लोग मोदी की मदद करते हैं। चलिए ये एक अलग विषय है, बिल्कुल अलग विषय है। विजय पटेल जी लिख रहे हैं, ये प्रतिक्रिया पढ़ चुके थे, शायद दोबारा आई है। आगे हरन कुमार कुलमित्रा लिख रहे हैं, अगर सचमुच में देश में भ्रष्टाचार और बलात्कारियों का श्रृंखला देखा जाए तो सभी बीजेपी के पनाह में और आरएसएस संघ के विचारधारा से बनते हुए हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात और बहुत सही बात। अशोक कुमार लिख रहे हैं, सारे मिलकर लूट को नया तरीका सर्च करते हैं, लूट का नया तरीका सर्च करते हैं, ऐसा लिख रहे हैं अशोक कुमार जी। दीपू कुमार कोट को धन्यवाद देते हैं। इन जैन लिखते हैं, निर्मला मोस्ट थर्ड क्लास फिनांस मिनिस्टर, हर होम इज जेल। निर्मला सीतारमण की घर जेल है। उपेंद्र शवंग कह रहे हैं ये की बड़ी गलती है, यही एक बड़ी गलती है। मोदी जितने भी विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, सभी के कर्ता धर्ता बीजेपी पार्टी में घुसे पड़े हुए हैं। अरुण कुमार कुलमित्रा जी लिख रहे हैं, एनजीओ एनजॉय सामान्य ज्ञान, ये लिख रहे हैं, खुली आंख से देख रहा रहे सपने। रुद्र लिख रहे हैं, एनजीओ जिंदाबाद। इस देश में जज्बाती होकर कोई फायदा नहीं, ये शायद मेरे लिए लिख रहे हूं। रुद्राजी लिख रहे हैं, ऐसे केस तो राहुल बाबा के अगेंस्ट बहुत है, अभी इलाहाबाद कोर्ट में नागरिकता पे भी चल रहा है। हाँ रुद्राजी, उनको तो कैसे भी चुनाव लड़ने से रोक दीजिए, चाहे हाई कोर्ट से डिसीजन करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भले उस पर रोक लगा दिया, चाहे विदेशी नागरिकता घोषित कर दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को से डर लगता है, राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ने दीजिए। लेकिन सपने सपने ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, 2 दिन में भूल जाएंगे, ये भी प्रतिक्रिया है। रुद्रा जी आदर्श अय्यर के लिए कुछ लिख रहे हैं, प्रेम जी जरा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष हटेंगे, फिर राफेल घोटाले का भी खुलासा होगा, तब महामानव भी लपेटे में आएंगे। विजय पटेल जी लिखते हैं, हमारे देश को ईश्वर बचाए, बाकी कोई नहीं बचा सकता, सब दिखावे के देशभक्त एक हो गए, इन पर कोई कुछ नहीं होगा, सबको खरीद लेंगे, बिकने वाले हमारे देश में ज्यादा हैं। सुम्मी ढींगरा जी लिखते हैं, गुड जॉब इंडिया कोड डिजाइन्स, दिस इज a tit for tat to ED and BJP, CBI, इनकम टैक्स, मोदी, अमित शाह। और रुद्रा लिख रहे हैं, हाई कोर्ट में फुस हो जाएगा। प्रेम सर, आप भी जानते हैं इस केस का 2 दिन में हवा निकल जाएगा, एनजीओ एक्टिव हो जाएगा। रुद्रा जी क्या हो जाएगा ये मानकर हम बोलना बंद कर दें, हम अपनी बात रखना बंद कर दें। सच तो बोलना पड़ता है, किसी को हिम्मत करनी पड़ती है, कुछ एक लोग ही हैं जो आज की तारीख में हिम्मत करते हैं, वरना आप लोग ही लिखते रहते हैं, फला चैनल अडानी का हो गया, फला चैनल इसका हो गया, आप भी किसी दिन बिक जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, और हम स्वागत करते हैं ऐसी आशंकाओं का। आपको हम पर शक करते रहना चाहिए, शक करना आपका अधिकार है, क्योंकि शक अगर करना हम छोड़ देंगे तो फिर कभी भी जो गलत चीजें हैं वो खत्म नहीं होंगी। अशोक कुमार कहते हैं, केस करप्शन फुल प्रूफ है, ट्रायल नहीं पनिशमेंट दो। और आगे बीएल मौर्य मालवीय जी लिख रहे हैं, जनता को समझाना हो क्षमा कीजिएगा, अचानक मैं आउट ऑफ सीन हो गया, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी रही होगी, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन मालवीय डॉक्टर हाथी
सही सही बात है, ये लिख रहे हैं। आगे रुद्र लिख रहे हैं, अशोक कुमार ऐसे में राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए। हाँ रुद्र कुमार जी ये कह रहे हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं, दर्शक कुछ हास्य में बोलते हैं, कुछ गंभीरता से बोलते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। हम सबकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा को हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी 10 बजे हम राजेंद्र तिवारी जी के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। और उस चैनल को देखिए, हम दोनों साझा रूप में हर शनिवार को आपके बीच आते हैं। और हाँ, जो आपसे आग्रह है कि जो हमारा अपना आपका जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, ये बात मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा कि इसे लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, कि शेयर किया जाए या ज्वाइन किया जाए, ये आपकी इच्छा। अगर कर लिया है तो बहुत वेलकम है, और नहीं किया है तो आग्रह है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।